हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। हमने कल क्लियर किया था टॉपिक पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के जो परिवर्तन होते हैं उसके कुछ टाइप्स जो थे हमने क्लियर किए थे, और आज हम उसके जो बचे हुए टाइप्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कल टॉपिक क्लियर किए थे या फिर जो परिवर्तन के टाइप क्लियर किए थे उसके बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले किया था मंद और तीव्र, मतलब परिवर्तन जो होता है वो मंद होता है और तीव्र होता है, दो टाइप का होता है। मंद मतलब जो बहुत जल्दी हो जाता है, तीव्र मतलब जो परिवर्तित होने में टाइम लेता है। उसके बाद दूसरा है अनुकूल एवं प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल का मतलब होता है अनुकूल जो हमारे लिए उपयोगी होता है और प्रतिकूल परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला परिवर्तन है नियमित और अनियमित परिवर्तन। कुछ परिवर्तन होते हैं जो नियमित होते हैं, वो बदले नहीं जा सकते हैं, वो अपने टाइम के अनुसार ही होते हैं। और अनियमित परिवर्तन वो होते हैं जो कभी भी हो सकते हैं, जिनका कोई टाइम ही नहीं होता है। अगला है प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। प्रत्यावर्ती परिवर्तन वो होता है जिसका जब हम रूप बदलते हैं तो उसको उसी रूप में वापस प्राप्त कर सकते हैं। और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन वो होता है जिसका अगर हम रूप बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे तो उसको वापस उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला परिवर्तन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो होता है जब हम किसी पदार्थ का रूप बदलते हैं तो उसका नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में जब हम किसी पदार्थ का रूप बदलते हैं तो उसमें जो होता है, जो उसका नेक्स्ट पदार्थ बनता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन में अगर हम किसी पदार्थ को परिवर्तित करेंगे तो उसका नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में अगर किसी पदार्थ को हम बदलेंगे तो उसका एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। प्राकृतिक परिवर्तन जो नेचुरल होते हैं, प्रकृति की देन होते हैं परिवर्तन, वो प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम जो मानव द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन हैं वो होते हैं कृत्रिम परिवर्तन। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि आज के जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं। तो अगला पॉइंट है नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन वो होते हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं। मनुष्य के नियंत्रण में होने वाले परिवर्तन नियंत्रित परिवर्तन होते हैं, और जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है वो होते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। अब ये जैसा होता है तो इसका अगर एग्जांपल लेंगे तो मान लीजिए हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो चलाना, स्पीड का तेज होना, स्पीड का कम होना, उसका बैलेंस बनाना, वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे नियंत्रण में है। तो ये हो गया नियंत्रित परिवर्तन। और अनियंत्रित परिवर्तन जो होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल ही होता है। अब जैसे हम मौसम को ही ले लें, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बारिश होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठंड पड़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये होते हैं अनियंत्रित। और ये नियंत्रित में अगर हम फैन ले लें, हम लोग फैन चलाते हैं तो जब हमें ठंडी लगने लगती है तो फैन को ऑफ कर देते हैं, जब हमें गर्मी लगने लगती है तो हम लोग फैन को ऑन कर लेते हैं। तो ये होता है नियंत्रित परिवर्तन। अगला है जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन क्या होता है? जटिल परिवर्तन वो होता है कि वो पदार्थ जो हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे प्रोसेस के बाद प्राप्त होते हैं। 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी पृथ्वी में उथल पुथल हुई थी, उसी से जो पेड़ पौधे थे वो धरती के नीचे दब गए थे, और उन्हीं से पेड़ पौधों से जो कोयला बनता है, खदानें खोदी जाती हैं, उसमें कोयला निकलता है, अनेक प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं। तो वो जटिल परिवर्तन में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से इसका जो प्रोसेस है वो बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, तब आज जाके हमें कोयला प्राप्त होता है। और समुद्र में जो उथल पुथल होती है, उनके जो जानवर जीव जंतु होते हैं वो समुद्र के नीचे दब जाते हैं, और उसके बाद जो आज हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं या फिर और कोई लिक्विड यूज़ करते हैं तो ये हमें उनसे प्राप्त होता है। तो ये होता है जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि जिसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और जो हमें बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें जो परिवर्तन होता है और जटिल परिवर्तन के जो एग्जाम्पल होते हैं इन्हें हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो भविष्य में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है।
उसके बाद 4.1 का परिवर्तन का तो जो था वो हम लोगों ने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अब आ गया है कि परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रक्रियाएं, कि मतलब जब परिवर्तन होता है तो जब दो चीज़ें आपस में कुछ क्रिया करेंगी तभी तो परिवर्तन होगा, ऐसे तो होना नहीं है। तो जैसे हमने लोहा ले लिया, लोहे में जंग लगती है, तो लोहे में जंग कैसे लगती है, उसमें कुछ न कुछ ऐड तो होता होगा, किसी न किसी क्रिया होती होगी, तभी तो वो जंग लगती है। तो उसमें सबसे पहला पदार्थ होता है लोहा, और दूसरा होता है ऑक्सीजन की जो नमी होती है। जब लोहा और ऑक्सीजन की नमी मिलते हैं तब जंग लग जाती है। अगला है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी परिवर्तन होता है उसमें अप्राकृतिक परिवर्तन होता है तो उसमें मानव ऊर्जा का कोई हाथ नहीं होता है, लेकिन जो कृत्रिम परिवर्तन होता है उसमें मानव ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल तो हमारी जब हम चलाते हैं तो उसमें हमारे पैरों का यूज़ होता है, पैरों का यूज़ होता है मतलब पेशीय ऊर्जा का यूज होता है। और वो पेशीय ऊर्जा जब हम पुश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी एनर्जी को लगाते हैं, तो वो जो पेशीय ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है कि परिवर्तन के लिए हमें ऊर्जा का भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये इसके पॉइंट हो गए। बाकी इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर से देखेंगे। और याद रखिएगा कि जो सीटेट 2022 और 23 है वो टोटल साइंस का जो भी सेकेंड पेपर का जो साइंस है वो टोटल एनसीईआरटी से आना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और रिवीजन भी करिएगा। अगर एक बार आपको क्लास में समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वो टॉपिक दोबारा पढ़ा दूंगी और रिपीट करके भी देख लीजिएगा। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत सारा सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सीटेट ही नहीं बहुत सारे एग्जामों में बहुत काम आती है। थैंक यू सो मच।